तो हम आज डिस्कस करते हैं जो फुल लेंथ टेस्ट 4 नंबर है BCW का। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रात के आकाशों में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो देखिए तारा क्या है, बहुत फार डिस्टेंस पे हैं, बहुत दूर स्थित हैं, इसलिए वो एक मात्र बिंदु स्रोत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और उनसे जो प्रकाश आती है वह क्या है कि जो वायुमंडल में जब प्रवेश करती है तो विभिन्न घनत्व और तापमान के से क्रॉस करने के कारण वायु की परतों से होकर जब गुजरती है तो उसमें क्या है कि एक कंटिन्यू रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन होता है। और यही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बार बार बदल रही है तो उसकी जो आने की जो दिशा है वो स्थिर नहीं रहती है, इसलिए क्या करता है झिलमिलाहट प्रतीत होता है और तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन जो ग्रह है, प्लेनेट क्या है कि तारा के रेस्पेक्ट में बहुत कम जो दूरी पर है, और वह क्या है कि उसकी इतनी कम दूरी के कारण वो इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है कि वह बिंदु स्रोत के बजाय एक बहुत बड़े प्रकाश का स्रोत नजर आती है। इस वजह से वो झिलमिलाती नहीं है। ठीक है, तो इसका कारण है सी नंबर। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स के में हाइड्रोलिक ब्रेक निम्नलिखित किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक है वह क्या है, पास्कल्स के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, और न्यूटन का जो पहला लिखा है कि गति का पहला नियम, ये तो जड़त्व का नियम है कि जब तक किसी वस्तु को यदि कोई वस्तु स्थिर हो या गतिमान हो, जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्य न किया जाए तब तक वह उसमें विचलन नहीं होता है। दूसरा है कि ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फेज टू अनदर। ठीक है ना। पास्कल का सिद्धांत तो अभी बताए ही हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, यह एक द्रव अवस्था से रिलेटेड है जिसमें हल्का प्रतीत होता है। नेक्स्ट है एक माइक्रोन की लंबाई। यह एक देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोन का मतलब होता है कितना, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर हुआ, और 1 मीटर में क्या है 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 10⁻⁻6 इंटू 1000 करेंगे तो आएगा 0.001 मिलीमीटर। क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का जो प्रकट भार है, एपरेंट वेट, वो क्या होगा। तो चूंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने से एक जो होता है ना, उसका जो होता है ना G' = G- ω²R cos लेमडा होता है, जहां लेमडा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री और ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। तो अगर क्या है कि विषुवत पर लेमडा का मान 0 रहेगा तो कोस लेमडा का मान 1 हो गया। तो G' का मान क्या होगा एपरेंट के लिए, तो G' = G- ω²R इंटू कोस 0 यानी 1। तो ओमेगा का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे तो G- होगा, इसलिए कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ जाती है ना तो एपरेंट वेट क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जब एक साबुन के बुलबुला विद्युत आवेशित किया जाता है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साबुन का जो बुलबुला है ना, सरफेस टेंशन के कारण वो बना रहता है और उसको बुलबुले को अंदर की ओर खींचता है। लेकिन जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो आवेश जो है ना बुलबुले के सतह पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रोस्टेट्स उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह इलेक्ट्रोस्टेट्स चूंकि समान आवेश के रहते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इसके कारण क्या है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि बुलबुले की सतह पर समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे बाहर की ओर दबाव उत्पन्न होता है और सरफेस टेंशन के विरुद्ध वह क्या है, फैलना शुरू कर जाता है। इसलिए इसका आंसर ए और 2 दोनों होगा, और एक व्याख्या भी उसको दिखाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की प्रकृति को सबसे अच्छा कौन सा वर्णित करता है। तो देखिए लाइट क्या है, लाइट एक वेव्स भी है और एक जो कण भी हैं। अब देखिए कि दोनों को कैसे कैसे विभाजित करेंगे। तो अगर वेव नेचर की लाइट को अगर देखते हैं तो वेव में हम देखते हैं कि जो कहीं भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि जो इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण है, जिसमें कि 2 तरंग के रचनात्मक जो 2 तरंगों के जो 2 होल से जो गुजारते हैं तो एक दूसरे को कट करते हैं, एक डार्क पॉइंट बनते हैं
और एक स्मॉल पॉइंट बनते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उत्पन्न होते हैं, जिसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो पहला तो हो गया व्यतिकरण या इंटरफेरेंस, दूसरा हो गया डिफ्रैक्शन, जो प्रकाश की बाधाओं के कारण प्रकाश जो जाती है तो कुछ बाधाओं के कारण मुड़ जाती है, तो उस घटना को विवर्तन कहते हैं। तो दूसरा विवर्तन हो गया। तीसरा जो पोलराइजेशन हुआ कि जब प्रकाश की कंपन केवल एक ही तल में सीमित हो जाती है तो पोलराइजेशन की घटना है। तो यह जो सभी घटनाएं हैं ना, यह क्या है, वेव नेचर को बताती है। ठीक है, चाहे जो है आपका परिवर्तन भी हो, तो ये सब वेव नेचर का है। लेकिन कण के रूप में अगर देखते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें क्या है कि जो सिलिकॉन जर्मेनियम का जो सिलिकॉन जर्मेनियम की जो उपधातु प्लेट है उसमें प्रकाश गुजारने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। दूसरा है क्रॉम्पटन इफेक्ट, एक्स किरणों का इलेक्ट्रॉन से टकरा करके बिखरना। ठीक है। तीसरा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। तो ये सब क्या है ना, ये कण को दिखाते हैं। तो इसलिए प्रकाश जो है कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी कण की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर में कि इसमें कहता है कि कौन सी घटनाएं मुख्य रूप से कोहरे के दौरान दृश्यता कम करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए क्या है कि कोहरा क्या है एक्चुअली। कोहरा जो है ना, धरती की सतह पर हवा का एक निलंबित सूक्ष्म जल की बूंद है। ठीक है। जब जो कोई व्हीकल क्रॉस करती है तो व्हीकल का जो स्ट्रीट लाइट है वह प्रकाश के कोहरे पे जब पड़ता है ना तो उसकी बूंदों से टकराता है। टकराने के बाद क्या है, चूंकि टकराने के बाद क्या होता है कि वह आगे बढ़ने के बजाय क्या होता है ना कि वो स्कैटर्ड कर देता है। वो बूंद स्कैटरिंग होने से क्या है कि प्रकाश को फैला देते हैं। अब प्रकाश चूंकि डिफ्यूज ग्लो होने लगता है, इसलिए जो हमें दिखने की जो सेंसिटिविटी है, कॉन्ट्रास्ट है, वो कम हो जाता है, जिससे वस्तु दिखाई सही से नहीं पड़ती है। तो यह किसके कारण हुआ, तो बूंद पर जो लाइट पड़ा उसके स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण हुआ। ठीक है। दोपहर 12 बजे आमतौर पर इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो इसमें एक कंसेप्ट ये है कि इंद्रधनुष तभी बनता है। ठीक है। इंद्रधनुष दिखाई होने के एक ही कारण है कि जब उसमें अपवर्तित, परावर्तित और डिस्पर्स्ड होते हैं घटनाएं, और यह सामान्यतः सूर्य की विपरीत दिशा में 42 डिग्री के कोण पर बनना जरूरी होता है। ठीक है। 42 डिग्री कोण पर बनने से इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि दोपहर 12 बजे, तो 12 बजे क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूरज लगभग सिर के ऊपर होता है। ठीक है। इसलिए क्या है कि जो देखने वाले इंसान होते हैं और वर्षा की बूंद होते हैं, दोनों देखने वाले जो इंसान है ना, वह वर्षा की बूंद और सूरज के बीच में आवश्यक 42 डिग्री का कोण नहीं बन पाता है। इस वजह से 12 बजे दिखाई नहीं पड़ते हैं। और नेक्स्ट है लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। देखिए +2 बताता है कि वो कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस की। ठीक है। अगर वही -2 रहता तो अवतल लेंस हो जाता। ठीक है, कनकेव लेंस। तो अब देखिए क्या है कि कन्वेक्स लेंस है, +2 इसकी क्षमता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, 1/पावर, तो उसको अगर निकालेंगे तो 1/2 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। 10 नंबर में क्या कहता है कि जब ध्वनि तरंग वायु से जल में गमन करती है तो आवृत्ति बदल जाती है। देखिए इसमें क्या है कि कभी भी आवृत्ति बदलती नहीं है। ठीक है। क्योंकि वह सिर्फ स्रोत पर निर्भर करता है कि किससे वो उत्पन्न हुआ है, किस माध्यम में गमन कर रहा है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, जबकि उसके जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वह माध्यम बदलने पर बदल जाते हैं। क्योंकि जो लैम्डा होते हैं वेवलेंथ, वो वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी होती है, वेलोसिटी पर निर्भर करती है। ठीक है। तो इसलिए चाल और तरंग दैर्ध्य बदलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बदल जाते हैं अवशोषण या प्रकीर्णन के कारण, लेकिन ध्वनि फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब ध्वनि वायु से गमन करती है तो आवृत्ति बदल जाती है, नहीं, यह स्थिर रहती है। ध्वनि तरंग केवल स्रोत पर निर्भर करती है, ना कि माध्यम में। यह बिल्कुल सही है, R नंबर। तो R सही है और एक गलत है। कौन सा उपधातु किसको बोलते हैं, उपधातु वो होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, इसलिए इसको मेटलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है। यह कभी कभी क्या है ना, धातु की तरह कार्य करते हैं और कभी कभी अधातु की तरह कार्य करते हैं, जिसमें है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरोन है।
ठीक है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है। तो इसका देखते हैं कि ये क्या है ना, बेसिकली इसका जो संघटनशीलता है यह नॉन मेटल्स की तरह ही काम करते हैं, भंगुर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड का परत बनाते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3, इसे जो है ना जंग लगने से बचाते हैं। यह परत जो है ना सतह पर अस्थायी रूप से चिपका रहता है और तत्व को सुरक्षित करता है, Al2O3। नेक्स्ट है कि फ्लोरोसेंट लैंप जो है, ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप में फिलामेंट के ऑक्सीकरण की जो स्थिति होती है उसको रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो जो भी इनर्ट गैस रहेंगे, जैसे आर्गन है, ठीक है, जैसे इनर्ट गैस के क्या पढ़े हैं कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन है, रेडोन है। ठीक है, तो आर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है, इस वजह से इसका वेल्डिंग या बल्ब भरने में निष्क्रिय वातावरण प्रदान करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे हीलियम इनर्ट गैस का कहाँ यूज होगा, गुब्बारे भरने, परमाणु रिएक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस जो इमेजिंग होता है MRI में शीतलन हेतु होते हैं। जेनोन का उपयोग तो होते हैं फ्लैश लैम्प, एनेस्थेसिया में। रेडोन तो एक रेडियोएक्टिव तत्व है, उसमें रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग होता है। अब देखिए 14th नंबर में क्या है कि बेकिंग पाउडर में सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 के साथ किस लवण का उपयोग होता है। तो टार्टरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड क्या करते हैं ना कि बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जिससे आटा फूलता है। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम क्या है, और अभी देखिए कि समस्थानिक किसको बोलते हैं कि जिसका जो परमाणु संख्या है ना समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगा तो द्रव्यमान भी संख्या भिन्न हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं कि जो पहला प्रोटियम है, प्रोटियम 1H0, जिसमें कि न्यूट्रॉन की संख्या 0 है और यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, 99% लगभग इसका उपयोग होता है। दूसरा है ड्यूटेरियम 1H2, ठीक है, इसका न्यूट्रॉन की संख्या 1 है और न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग होता है। और ट्रिटियम जो है ना यह 1H3, जिसमें कि न्यूट्रॉन की संख्या 2 है और इसका ट्रिटियम एक रेडियोधर्मी के उपयोग होता है और फ्यूजन अनुसंधान में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की जो संयोजकता है, उस संयोजकता कैसे निकालेंगे। तो किसी तत्व की संयोजन क्षमता जो है ना वह होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन खो सकता है यह। तो देखिए कैल्शियम का क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, माइनस, तो 2 है तो -2 हुआ। तो इस चूंकि टोटल जो यौगिक है यह न्यूट्रल है, तो -2 को कैल्शियम पे कितना होना चाहिए जिससे ये न्यूट्रल हो जाए, तो +2। तो इसलिए कैल्शियम की संयोजकता +2 है। किस पदार्थ का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से CaOCl × Cl + H2O बनते हैं। ठीक है, चूना जो है ना, चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग पुताई के काम में आते हैं। नेक्स्ट है उभयधर्मी क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जो कि अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करे। ठीक है, और अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो कुछ एम्फोटेरिक अगर देखते हैं तो Al2O3 हो गया, जैसे कि HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल बनाते हैं। नेक्स्ट है 2Al + HCl देता है 2AlCl3 + हाइड्रोजन गैस। तो इसमें कह रहा है कि ऑक्सीकरण प्रोसेस वो होता है जिसमें उसकी संयोजकता बढ़ जाए या इलेक्ट्रॉन खो दे। तो जैसे देखिए एल्युमिनियम न्यूट्रल है तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा इसका, 0। HCl में क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1। AlCl3 में क्लोरीन का -3, एल्युमिनियम का +3 और हाइड्रोजन चूंकि 0 है, अभी न्यूट्रल है तो यहाँ 0। तो एल्युमिनियम का यहाँ कितना था, 0 भी चार्ज था और यहाँ पे एल्युमिनियम का +3,
तो 0 से +3 हो गया प्रोडक्ट में, इसका मतलब ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ी है, संयोजकता बढ़ी है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने खो दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हुआ है, जबकि HCl का देखिए क्या हुआ है, HCl का रिडक्शन हुआ है, अपचयित हो गए हैं, क्योंकि यह विभिन्न अवयव में टूट गए हैं। नेक्स्ट है कि कौन से रोग यकृत इसमें कह रहे हैं कि कौन से रोग यकृत, प्लीहा और अस्थिमज्जा के रेटिकुलो एंडोथेलियम कोशिकाओं में अत्यधिक संचयन के कारण होता है। तो देखिए क्या है कि जब आयरन की मात्रा अगर अत्यधिक मात्रा में अगर भंडारित हो जाती है ना, तो वही जो है ना हेमोसिडोरोसिस रोग का कारण बनता है। पेरिस्थीसिया क्या है, पेरिस्थीसिया जो है ना उसमें झंझनाहट या चुभन सुई जैसा दर्द अनुभव होता है। ठीक है। डर्मेटाइटिस, तो डर्मेटोलॉजी तो त्वचा से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो त्वचा से जुड़े जो भी हैं बीमारी त्वचा की सूजन को दर्शाता है। राइबोफ्लेविन तो होते हैं रतौंधी की बीमारी। नेक्स्ट है कि कौन सा मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार है जो कई स्थिति में मनोभ्रंश का कारण बनता है। ठीक है, तो वह तो अल्जाइमर रोग है। नेक्स्ट है कि मेसोथेलियम एक प्रकार का कैंसर है। यह मुख्य रूप से शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? तो मेसोथेलियम जो होता है ना, ये प्लूरल मेसोथेलियम जो कहा जाता है, यह फेफड़ा से रिलेटेड है। ठीक है, और यह फेफड़ा की झिल्ली जो है ना प्लूरा को प्रभावित करता है, और यह एस्बेस्टस के कारण होता है। नेक्स्ट है कौन सा बैक्टीरियल रोग है? तो देखिए बैक्टीरियल के कारण तो रोग होता है, प्लेग है, हैजा है, टाइफाइड है। रेबीज जो है ना, रेबीज एक वायरस जनित रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और यह आमतौर पर संक्रमित जो जानवर के काटने से फैलता है। ठीक है। प्लेग के बारे में देखते हैं कि जीवाणु के कारण होता है। हैजा जो है विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड तो टाइफाइड जो है सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है फीमर, मानव शरीर के लंबी हड्डी है, जांघ की हड्डी होती है। हैजा कोलेरा एक प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, जैसा अभी ऊपर बताए। एथलीट फूड जो है ना कवक द्वारा होता है, और इसका जो नाम है वैज्ञानिक टीनिया पैडिस भी कहा जाता है इसको। ठीक है। नेक्स्ट है 26 में कि प्रियन सबसे छोटी स्वतंत्र कोशिका जीवित कोशिकाएं हैं। तो यह जो है ना, यह एक अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रायन कोशिकाएं नहीं होती है एक्चुअली, वह एक संक्रामक प्रोटीन अणु होते हैं। ठीक है ना। माइक्रोप्लाज्मा, तो माइक्रोप्लाज्मा क्या है? माइक्रोप्लाज्मा सबसे एक कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है। यह इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन ये मजबूत कैसे होते हैं? तो इसकी झिल्ली जो है ना एस्टेरोल्स से मजबूत होती है। थर्ड है वायरोड्स। वायरोड्स क्या है? पौधों को संक्रमित करने वाला छोटा जो है ना एक रोगजनक बीमारी होती है। नेक्स्ट है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और इसमें कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, मानवों में रक्त के कैल्शियम को स्तरित कौन करते हैं? तो पैराथायरॉइड हार्मोन करते हैं। इंसुलिन क्या है? कि बॉडी की जो शर्करा है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है ना। तो इंसुलिन क्या है? ये सब क्या है? पैनक्रियाज से निकलते हैं। पैनक्रियाज जिसमें लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है ना, उसकी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन से वो क्या करता है, इसलिए इसको कंप्लीट जूस कहा जाता है, क्योंकि लाइपेज से वसा, एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट और ट्रिप्सिन से प्रोटीन का पाचक रस होते हैं। इसलिए पेनक्रियाज का जो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन है इसको पूर्ण पाचक रस कहे जाते हैं। थायरॉक्सिन तो जो होता है NaCl साल्ट से रिलेटेड है, उसमें गॉल ब्लैडर रोग हो जाते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसको कहा जाता है? तो माइक्रोप्लाज्मा को। ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? विश्व की सबसे छोटी एक प्रकार से बैक्टीरिया है। और न्यूरॉन्स तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इकाई है, यूनिट है। ई कोलाई अभी बताए थे, ई कोलाई क्या है? तो यह जीवाणु है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? यह भी एक जीवाणु है जो माइक्रोप्लाज्मा से थोड़ा बड़ा होता है। अभी देखिए क्या है, एंटीबायोटिक वायरस के विरुद्ध प्रभावी नहीं होती है, बल्कि वैक्सीन में होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? कि देखिए एंटीबायोटिक क्या होते हैं ना, एंटीबायोटिक के बारे में अगर देखते हैं तो एंटीबायोटिक जो होते हैं
वह एक विशेष रूप से बैक्टीरिया की जैव रासायनिक क्रियाओं को लक्षित करता है, जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण है, कोशिका भित्ति का निर्माण है। लेकिन जो वायरस है ना, वह इसी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता है। ये क्या करते हैं, मानव की मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसलिए जो हम लोग वैक्सीन जो देते हैं ना, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इतना मजबूत करते हैं कि वो खुद से उससे लड़ सके। ठीक है, तो इसमें जो ये है आंसर है कि वायरस उन जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं करता है जिन्हें एंटीबायोटिक द्वारा अवरुद्ध किया जा सकते हैं। इसलिए वैक्सीन प्रतिरक्षा तंत्र को वायरस से लड़ने के लिए उत्तेजित किया जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अभी बताए थे कि लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन मेनली छोटी पेनक्रियाज से स्रावित होते हैं। और लाइपेज क्या है, वसा का क्या करते हैं, वसा का पाचक करते हैं। तो लाइपेज एक वसा पाचक एंजाइम है जो वसा फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में बदलता है। यह मुख्यतः मुख से तो स्रावित होते हैं कुछ मात्रा में, ठीक है। उसके बाद द्वितीय में होता है मामाशय, स्टमक से, उसके बाद पेनक्रिया से, तो पूर्ण पाचक रस है ही। बड़ी आंत से इसका स्रावन नहीं होता है। अब आते हैं हम कुछ जो पॉलिटी है उसका सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि प्रोहिबिशन। अब रिट जो है ना, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है 5 प्रकार के, ठीक है। उस रिट में देखते हैं कि कैसे मौलिक अधिकार का संरक्षक के रूप में न्यायपालिका अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है। यहाँ जो प्रतिषेध लिखा है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है कोई चीज को निषेध करना, रोक लगाना। तो यह क्या करती है कि जो भी उच्च न्यायालय, निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी किया जाता है ताकि वो अपने अधिकार सीमा में ही कार्य करें, ऐसा कोई भी अधिकार का काम नहीं करें जो उसके पास है ही नहीं। तो यह रिट केवल जो जुडिशियल यानी न्यायिक और क्वासी जुडिशियल प्राधिकरण के विरुद्ध जारी की जाती है। ये बिल्कुल सही है। सी नंबर 32 में क्या है कि भारत का जुडिशियल रिव्यू, ये तो सिद्धांत पता है कि अमेरिका के से लिया गया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया था और यह तब लिया गया था जब अमेरिका में मार्बरी बनाम मेडिसिन केस 1803 ईस्वी में यह सिद्धांत स्थापित हुआ था। तभी से इंडिया ने, उसके बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया था। तो न्यायिक पुनर्विलोकन भारत के संविधान में उल्लेखित है। देखिए 32 क्या है ना, अच्छा 32 यहाँ से है। 32 निम्नलिखित से न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत से संबंधित विचार करें। तो यह क्या है कि न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। स्पष्ट तो उल्लिखित नहीं है, जबकि यह आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 में दिखता है। सर्वोच्च न्यायालय को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून के संवैधानिक समीक्षा का अधिकार देता है, ठीक है ना। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जो भी, चूंकि हम एक चीज बताता हूं कि भारत में क्या है ना, संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका क्या करती है, जो भी विधायिका या विधान मंडल द्वारा, जो भी संसद और विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसकी समीक्षा करेंगे। अगर वह संविधान के अनुरूप रहेंगे तब तो ठीक है, अगर संविधान के विरुद्ध रहेंगे तो उसको अमान्य या अघोषित कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या है ना कि संसद सर्वोच्च है, संसद जो कर देते हैं वही सही है, न्यायपालिका में योगदान नहीं होता है, ना उसे अमान्य घोषित कर सकते हैं। इसलिए भारत में एक खूबसूरती यह है कि अगर विधानमंडल हो चाहे संसद हो, अगर मनमाने ढंग से कोई भी विधायी कार्य करते हैं तो उसे अमान्य अघोषित करने का सुप्रीम पावर जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो यह क्या है ना, सर्वोच्च न्यायालय को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है। और यह भारत में जुडिशियल रिव्यू अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, न कि ब्रिटेन से। तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ 2 होगा। अ 33 में क्या है कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी शक्ति उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है। तो अभिलेख न्यायालय, जिसमें कि देखते हैं कि आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट का है 129 सुप्रीम कोर्ट से, और हाई कोर्ट का जो है ना 215, उसमें अभिलेख न्यायालय की शक्ति देते हैं। अब देखते हैं कि अभिलेख न्यायालय है क्या। तो अभिलेख न्यायालय वो मतलब क्या होता है कि उसमें अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं, निर्णय हैं, आदेश को रिकॉर्ड करने का अधिकार रखते हैं वो, ठीक है। इस न्यायालय
कि जो अभिलेख हैं अन्य न्यायालयों के साक्ष्य के रूप में भी मान्य होते हैं, जिसमें कि अभिलेख जो है ना न्यायिक उदाहरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। न्यायपालिका की पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी है, वैधानिकता है और उत्तरदायित्व को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो यह एक ऑन रिकॉर्ड बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो वही एक अभिलेख न्यायालय के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है। 34 में क्या है कि भारत की संसद न्यायिक जो कार्य किए जाते हैं, संसद द्वारा न्यायिक कार्य, ठीक है, तो संसद द्वारा न्यायिक कार्य किए जाते हैं उपराष्ट्रपति पद को हटाने, अगर वह वैधानिकता के अनुरूप कार्य नहीं किया तो उसको हटाने का भी अधिकार है। ठीक है ना। और दूसरा है संविधान संशोधन जो पारित करते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना, यह एक निर्वाचन से रिलेटेड है, ना कि न्यायिक से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये तो राष्ट्रपति करती है, संसद का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। 35 में देखते हैं किसमें कह रहा है कि अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के बारे में बता रहा है कि आर्टिकल 1 क्या करता है, राज्य का संघ है। ठीक है। दूसरा कहता है कि राज्य का प्रवेश या स्थापना से, सही है। और तीसरा बोलता है, तीसरा क्या कहता है तीसरा जो है ना उसमें कहता है कि किसी भी राज्य को विभाजित कर सकता है, किसी राज्य को मिला करके नए राज्य बना सकता है, राज्य की सीमा में परिवर्तित कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है। ठीक है। तो तीसरा नंबर गलत है, यहाँ लिखा है 2 से अधिक राज्यों को मिला करके नए राज्य की अनुमति देता है। ठीक है। और चौथा में क्या कहता है कि यह आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 सही है। राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति 72 में है और 74 में मंत्रिपरिषद का स्थापना की बात करता है। 78 में ब्रिज का काम करता है प्रधानमंत्री जो है ना ब्रिज का काम करता है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है, तो आर्टिकल 267 है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसका आर्टिकल 148 से 141 तक है। ठीक है। इसको हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, जिसमें संसद 2/3 बहुमत से इसको पास करके हटा सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के संबंध को स्थापित करता है, तो इसमें क्या है ना आर्टिकल 323A, तो उसमें इसमें देखते हैं कि अब न्यायालय था है तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना क्यों किया गया, तो इसको क्या है अधिकरण की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि न्यायपाल जो न्यायालय हैं, जुडिशियल सिस्टम है, उस पर भार कम किया जाए और तेजी से न्याय उपलब्ध कराया जाए। तो इसलिए प्रशासनिक अधिकरण नियम जो 1985 के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई आर्टिकल 323A और B के तहत। इसका कार्य यह है कि केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी स्थानीय निकाय या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण से संबंधित कोई भी शिकायत या विवाद को निपटारा करेगा। लोक सेवाओं में नियुक्ति हो, सेवा की शर्तों से संबंधित मामले हो, उसको निपटान करेंगे। अब आते हैं कि भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन से 48 का क जोड़ा गया था। ठीक है। जिसमें राज्य की पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी DPSP में डाला गया। 86वें अमेंडमेंट से 21 का क आर्टिकल जोड़ा गया जो मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, वह भी DPSP का पार्ट है। तीसरा है कि 44वां संविधान संशोधन के तहत 39 का क नहीं, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही 39 का क जोड़ा गया था, जिसमें मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। तो इसलिए 1 और 2 ही सिर्फ सही है। अब कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारतीय जनजातीय विद्रोह के मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। तो इसमें जो जनजातीय विद्रोह के उत्तरदायी थे कि उसको ब्रिटिश वन भूमि जो नीति आए थे उससे उसको बेदखल कर दिया गया था। ठीक है। अब बेदखल में करने से क्या है कि जनजातीय आक्रोश हो गए, क्योंकि जल जंगल जमीन से बेदखली वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका मुख्य आजीविका का अधिकार वही था। तो इसमें देखते हैं कि जो फॉरेस्ट एक्ट 1865 आया
1878 आया, उसके तहत क्या है कि जनजाति की जंगलों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया, जो कि उसका आजीविका का मुख्य स्रोत था। दूसरा है कि भारी कराधान महाजनों द्वारा शोषण की शुरुआत, ठीक है ना, ऐसा इतना टैक्स वसूलते थे कि वो मजबूर हो जाते थे। अब देखिए कि मिशनरी द्वारा जबरन धार्मिक परिवर्तन, मिशनरी हालांकि था लेकिन वो जबरन धार्मिक परिवर्तन नहीं करते थे। फोर्थ है पारंपरिक जनजातीय शासन को हटाकर जमींदारी प्रणाली को थोपना। तो यह जो है ना कृषि आंदोलन से रिलेटेड है, ना कि जनजातीय स्वरूप से, इसलिए केवल 1 और 2 सही है। उसके बाद 42 में देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय कौन सा मेल गलत है। तो बरेली से सर कॉलिन कैंपबेल नेतृत्व कर रहे थे, बनारस से कर्नल जेम्स नील, बिहार से विलियम टेलर और ग्वालियर से जॉन निकोलसन, जो कि गलत है। ग्वालियर से जनरल ह्यूरोज कर रहे थे, जिसने झांसी की रानी को बोले थे कि यह अकेला मर्द है। कुशल आक्रमणता की नीति या गंडमक की संधि किससे संबंधित है। तो अंगल अफगान युद्ध से, ठीक है। अंगल अफगान युद्ध जो था ना, वह लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में 1864 से 69 के समय में हुआ था। और कुशल आक्रमणता या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति क्या है। यह नीति जो है ना, जो ब्रिटिश भारत थे उस समय और जारशाही रूस के बीच में मध्य एशिया में रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के दौरान अफगान सीमा नीति के संदर्भ में बनाया गया था, ठीक है। और यह अंगल अफगान युद्ध के से रिलेटेड है जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में। और गंडमक की संधि की बात करते हैं तो यह 1879 में हुए थे, 79 में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1914 में इलाहाबाद में डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू द्वारा स्वैच्छिक राष्ट्रीय सेवा को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। तो इसमें देखते हैं कि यह हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना किए थे। और यह क्या है ना, यह एक ऐसा संगठन जो कि राष्ट्रीय सेवा करने हेतु स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रित था, जिसमें कि उसका मुख्य फोकस जो क्षेत्र था आपदा राहत, स्वास्थ्य स्वच्छता, शिक्षा, ग्रामीण पुनर्निर्माण, यानी कि रचनात्मक कार्य पे ज्यादा बल दे रहे थे, जैसे कि गोपाल सिंह गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की तरह, ठीक है। किसने बाल विवाह के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। तो एक्चुअली हुआ यह था कि जो रुखमाबाई थे ना, उसकी 11 वर्ष में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन यह क्या थे कि यह उस प्रताड़न को स्वीकार नहीं कर पाए और पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। बाद में इन्होंने ब्रिटिश अदालत में बाल विवाह की प्रथा को चुनौती दिया और आगे जाकर के 1891 में 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के पारित होने से सहमति की आयु जो है ना 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया गया। और यही रुखमाबाई थी जो आगे चिकित्सा की पढ़ाई के लिए लंदन गई और भारत की पहली महिला डॉक्टरों में से एक बनी थी। अच्छा क्वेश्चन है ये। 46 में देखते हैं कि जो राज्य हड़प की नीति है, तो पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति लाए थे। और इस नीति के अनुसार क्या है कि जो भी आश्रित राज्य के शासक हैं उसकी मृत्यु के बिना, मतलब उसकी मृत्यु हो जाने पर अगर वो स्वाभाविक कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर राज्य कोई पुत्र को गोद लिया है तो उत्तराधिकारी माना जाएगा, उसको अवैध करार कर दिया था। इसके तहत ब्रिटिश ने क्या किया कि राज्य का जो है ना विलय अपने ब्रिटिश साम्राज्य में करने की एक तरकीब अपनाए थे, जिसके अंतर्गत सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, ठीक है। तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट 1848, 49 और 50 में। अब उसके बाद शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, उझान, उदयपुर, उ से उदयपुर, झा से झांसी, ना से नागपुर। तो उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। इस प्रकार से मिलान करेंगे तो सी आंसर सही है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन, जिसे रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, तो इसको खान अब्दुल गफ्फर खान ने किए थे। अब खुदाई खिदमतगार का एक्चुअली मतलब ही होता है कि ईश्वर का सेवक, ठीक है। और यह अब्दुल गफ्फर खान ने 1930 ईस्वी में उत्तर जो पश्चिमी सीमा प्रांत है ना, अभी वर्तमान में तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में चली गई है, ठीक है। और इसके जो स्वयं सेवक थे ना, वो रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए इसको रेड कुर्ती या रेड शर्ट मूवमेंट कहा जाता है। और सीमांत गांधी भी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फर खान को। और ये गांधी जी के अहिंसा से बहुत ही प्रभावित हुए थे। रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र कहाँ हुई थी, उद्घोषणा कहाँ हुई थी। तो जब 1857 की क्रांति खत्म हुई, जब जो है ना ब्रिटिश क्राउन के हाथों में यहाँ की सत्ता सौंप दी गई,
तो इसका जो उद्घोषणा है तत्काल वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा सार्वजनिक रूप से 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के एक राजकीय दरबार में पढ़ा गया और उसमें कहा गया कि यह भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार की समाप्ति हुआ और ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन की औपचारिक शुरुआत हुई। ठीक है, उसमें देखते हैं हम कि एक सेक्रेटरी जनरल की ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया और उसमें 15 सदस्य उसको सपोर्ट के लिए बनाया गया था। 49 में क्या आता है कि चंपारण सत्याग्रह का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू क्या था। तो चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता प्राप्त हुई और यह गांधी जी के कारण और ही आगे बढ़ा था। तो इसमें देखते हैं कि किसान असंतोष का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना। ठीक है, 50 में है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पूर्व के संगठनों और संघों और उसके गठन के कालक्रम के रूप में सजाना है। तो इसमें देखते हैं कि पहला जो है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, यह 1851 में बना था और यह लैंड होल्डर जो सोसाइटी थे 1838। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को विलय करके 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन लीग। इंडियन लीग तो 1875 में बनाया शिशिर कुमार घोष और यह राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट है कि मद्रास महाजन सभा 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लो। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन से देश को मुक्ति दिलाना, राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाना, करों में कटौती करना, सैन्य खर्चों में कमी करना, लंदन की काउंसिल ऑफ इंडिया की समाप्ति करना और इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा को आयोजित कराना तथा जो नागरिक हैं उसका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी मांग करना। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यह तो बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग द्वारा शुरू किया गया था 1885 में। और इसी के तहत जो है ना 1885 के अंत में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की मेजबानी की गई थी जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे और बिमलेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी कारण से 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, इसी कारण से लॉर्ड डफरिन ने सूक्ष्मदर्शी की संस्था भी बोले थे। 51 में देखते हैं कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान 1905 का बंगाल विभाजन रद्द किया गया, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था, बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश सरकार ने रास बिहारी बोस और सजना सन्याल जैसे क्रांतिकारी का आधिकारिक रूप से क्षमा कर दिया था। ये गलत है क्योंकि जब 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर जब बम फेंका गया था ना रास बिहारी बोस और सजना सन्याल द्वारा, तो इस कारण से दिल्ली में षड्यंत्र केस चला था और वो फिर अंडरग्राउंड हो गए थे, भूमिगत हो गए थे, क्षमा नहीं किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर 1 और 2 सही है। अब देखिए 52 में क्या है, किसने अपना नाम बदलकर के स्वराज्य सभा कर दिया था। तो देखिए ऑल इंडिया जो होम रूल की स्थापना आपको पता है कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, जिसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत का होम रूल यानी स्वशासन को स्थापित करना है। लेकिन परिदृश्य ऐसा हुआ कि आगे चलकर जब 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें जो राजनीतिक परिदृश्य ऐसा था कि याचिका आधारित मांगों से जन आंदोलन आधारित संघर्ष की ओर मुड़ गया और इसी राजनीतिक माहौल के अनुरूप जो है ना ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम बदल करके स्वराज सभा रख लिया। इसमें देखिए कि स्वराज उसमें जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं स्वशासन की मांग की मुद्दा को भी संदर्भित करता है। 53 में देखते हैं कि भारतीय इतिहास में गदर पार्टी की स्थापना के बारे में। तो गदर पार्टी क्या था, एक्चुअली गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था और यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिससे उत्तरी अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासियों जो समुदाय थे उसके द्वारा बनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत को स्वतंत्र कराना। तो उसमें सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी साप्ताहिक समाचार पत्र थे जिसका उर्दू, पंजाबी, हिंदी में प्रकाशित होता था और सेहन सिंह भकना उसका अध्यक्ष थे और करतारन सिंह सराभा उससे जुड़े भी थे। तो इसलिए इसका आंसर तीनों होगा सही। 54 में क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन से समाजवादी प्रवृत्ति के कारण 1934 में आचार्य नरेंद्र देव जो कि अध्यक्ष थे सोशलिस्ट पार्टी के, तो बिल्कुल सही है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि समाजवाद को अपना लक्ष्य स्वीकार करें और स्वयं को किसानों मजदूर वर्ग के निकट लाएं, ये दोनों बिल्कुल सही है। 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें 5 मार्च 1931 को
लॉर्ड एल्विन और जो महात्मा गांधी थे उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, गांधी एग्रीमेंट समझौता जिसको कहते हैं, उसके बाद गांधी जी पुनः मान गए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो लंदन में आयोजित हुए थे उसमें वो भागीदारी दिखाए थे और इनको जो है ना व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया था। तो सम्मेलन के समय लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी को सम्मेलन के लिए एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया। अभी देखिए, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया व्यक्तिगत रूप से, बट पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से और बहुत सारे जो नेतागण गए थे। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि रवि कीर्ति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी कवि थे और इसका जो जानकारी है ऐहोल अभिलेख से मिलती है जिसे रवि कीर्ति ने स्वयं रचा था, ठीक है। यह अभिलेख कर्नाटक के ऐहोल स्थित मेगुती जैन मंदिर में पाया जाता है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की वंशावली, सैन्य अभियान, प्रशासनिक उपलब्धि का वर्णन किया गया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 8वीं से 9वीं शताब्दी में धर्मपाल द्वारा बनाए गए थे। मौर्य काल के दौरान जो नागार्जुनी गुफाएं थे वह आजीवक संप्रदाय से थे, ठीक है। मृच्छकट्टिकम के लेखक कौन है? शुद्रक हैं और यह एक अत्यंत ही अच्छे नाटक हैं और इस नाटक के जो नायक हैं चारुदत्त वह एक निर्धन ब्राह्मण है और नायिका एक बसंत सेना है। नायिका का नाम बसंत सेना एक कुलीन वेश्या है। यह नाटक रियलिस्टिक मानवीय भावनाओं और सामाजिक विषमताओं को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध हुई थी। संधारा क्या है ना? संधारा का मतलब संलेखन विधि से है जिसमें धार्मिक अनुष्ठान है जो जैन समुदाय से रिलेटेड है। यह 61 में देखते हैं कि चोल वंश ने बेंगी और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्रों में नियंत्रण के लिए किस वंश जिसे उत्तरकालीन चालुक्य कहा जाता है निरंतर युद्ध किया? तो कल्याणी के चालुक्य। और इसके राजा की बात करते हैं तो राजा चोल प्रथम थे जिन्होंने श्रीलंका और मालदीव तक विस्तार किए थे। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण किए। आगे उसका देखते हैं कि जो राजेंद्र चोल प्रथम थे उसने दक्षिणी पूर्वी एशियाई तक नौसेना अभियानों का संचालन किए थे और राजधानी को अस्थायी रूप से गंगेकोंड चोलपुरम स्थापित किए थे। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में जावा और सुमित्रा की ओर जाने के लिए व्यापारी कौन सा बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, वर्तमान बंगाल में यह पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 63, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के दौरान शंकर और रामानुज के बीच में दार्शनिक दृष्टिकोण में विरोधाभास को सर्वाधिक सही ढंग से दर्शाता है? तो अभी देखते हैं कि शंकराचार्य जो थे ना अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे जबकि रामानुजाचार्य किससे थे? विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ठीक है ना। तो यह है शंकर के अद्वैत ने द्वैत को माया कहा जबकि रामानुजाचार्य ने समर्पण पर आधारित द्वैत भक्ति को महत्व दिया, ठीक है। यह एक अच्छा क्वेश्चन है 63 नंबर में। तो इसमें अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? जो गैर द्वैत हो यानी अभिन्नता का सिद्धांत। तो शंकर के अनुसार